हाय गाइस। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है सॉइललेस एग्रीकल्चर। मीन्स ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे सॉइल की ज़रूरत नहीं होगी। ओके। तो जिस तरीके से हमने एनवायरनमेंट के टॉपिक देखे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि एनवायरनमेंट के एक्सटेंशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल फार्मिंग। ओके, ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, ये सस्टेनेबल फार्मिंग। तो उसमें एक नया टॉपिक है। नया मीन्स एक्चुअली इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे, इसलिए मैं इसको नया टॉपिक बोल रहा हूँ। वैसे ये पुराना टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड एज सॉइललेस एग्रीकल्चर। तो इसमें एक्वापॉनिक्स नाम का एक टॉपिक आ सकता है। एक टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। ओके, क्या बोला मैंने आपको? हाइड्रोपोनिक्स। ओके। एक है एक्वापॉनिक्स और एक टॉपिक रहेगा एरोपोनिक्स। मींस एयर के हेल्प से एक्चुअली विदाउट सॉइल, एयर ये मीडियम यूज किया जाएगा एक्चुअली प्लांट ग्रो करने के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सॉइललेस एग्रीकल्चर। ये एक्चुअली पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टॉपिक हो सकता है। ओके, राइट। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं एक्चुअली कि जरूरत क्या है इस चीज की। सॉइललेस एग्रीकल्चर की जरूरत क्या है? सॉइल तो हमारे पास है ना, तो फिर सॉइललेस एग्रीकल्चर की जरूरत है। तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि लैंड जो है अभी पहले जैसे लैंड अवेलेबल नहीं है। ओके, यस। इंडिया जैसे कंट्री में पहले ही फर्टाइल लैंड कम है। ओके, फर्टाइल लैंड कम है। और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन फिर वहां पे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे चीजें हैं जो एक्चुअली लैंड को क्या कर रहे हैं, एक्चुअली लिमिट कर रहे हैं पहले से ज्यादा। ओके, और इन्हीं चीजों की वजह से लैंड बड़े लेवल पे, लैंड पोल्यूशन भी, आपको सॉइल पोल्यूशन भी मिलेगा। इसलिए जो लैंड चाहिए कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड चाहिए, वो कम हो चुका है अभी बहुत ज्यादा। ओके, यस। और यही जो सॉइल है, एक्चुअली इसमें हेवी पोल्यूशन आपको मिलेगा। फिर वो वाटर पोल्यूशन से भी सॉइल एक्चुअली क्या हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है। या फिर एयर पोल्यूशन भी है तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन पोल्यूट हो सकता है एक्चुअली। इसलिए सॉइल जो है सुटेबल, पोल्यूशन की वजह से और बाकी फैक्टर की वजह से सुटेबल सॉइल या लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। तो ये एक रीजन है कि हम स्विच ओवर कर रहे हैं अभी सॉइललेस एग्रीकल्चर के लिए। ओके, उसके बाद सॉइल अवेलेबल नहीं, वैसे ही वाटर भी अवेलेबल बहुत कम होगा फ्यूचर में। अभी भी कम है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा वो चीज एक्चुअली। ओके, अब वाटर इज स्केयर, तो फिर सॉइललेस एग्रीकल्चर में क्या होगा, ये लेस वाटर इंटेंसिव रहेगा, बहुत ही कम वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा सॉइललेस एग्रीकल्चर में। ओके, उसके बाद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ओके, और इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ये हमने हमारे बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर के टॉपिक में देखा था। ओके, राइट, यस। तो ये भी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हम कम कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, उसके बाद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ और एक प्रॉब्लम है, दैट इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। किसकी वजह से? टिलिंग इस प्रोसेस में। ओके, टिलिंग में हम क्या करते हैं एक्चुअली कि सॉइल के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उसे हम डिस्टर्ब करते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट करता है और आपको CO2 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस देता है। तो इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। तो ये ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उसमें एक प्रॉब्लम है। तो सॉइललेस एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ओके, और इवन सॉइल में डिफरेंट पैथोजेंस हो सकते हैं। ओके, जिससे एक्चुअली हमारे क्रॉप्स को एक्चुअली डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, यस। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा सॉइललेस एग्रीकल्चर में, ऐसा हमारा कहना है। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक है, 3 टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। एक हाइड्रोपोनिक्स रहेगा, एक एक्वापोनिक्स रहेगा और एक एरोपोनिक्स रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे? ओके, सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स का एक जनरल आइडिया आपको मिल सकता है कि यहाँ पे आपको एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये जस्ट जो पाइप आपने देखा होगा अभी एग्रीकल्चर में, वो है जो यहाँ पे फिजिकल उसे सपोर्ट दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहे होंगे, रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, लेकिन ये रूट्स जो है, ये रूट्स जो रहेंगे सॉइल में नहीं रहेंगे। ओके, इन रूट जो है ये वाटर में रहेंगे या न्यूट्रिशियस वाटर में रहेंगे। ओके, एक न्यूट्रिएंट का पंप रहेगा और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए क्रॉप्स को, तो यहाँ से आपको इस न्यूट्रिएंट रिच वाटर से मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा कभी भी। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स। ओके, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स क्रॉप्स विदाउट सॉइल। ओके, बट ये इसमें क्या होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहेंगे एक्चुअली। और इस सॉल्यूशन में, मिनरल रिच न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक्चुअली आपके रूट्स क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट लेंगे। ओके,
और ये जो न्यूट्रिशियस वाटर होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है एक्चुअली, यस वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीजें चाहिए आपको यहाँ से मिलेंगी। ओके, इसके साथ इसमें आपको ध्यान में रखना है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक न्यूट्रिशियस रिच वाटर इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात उसे एक्चुअली फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए। ओके, फिजिकल सपोर्ट के लिए हम ग्रेवल यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं, ओके, और या कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट है एक्चुअली वो यूज कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशियस लिक्विड वाटर चाहिए या फिर एक्चुअली एक फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो क्या क्या यूज हो सकता है हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसमें। ओके, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट रिच वाटर एक्चुअली ये क्या होगा, इसमें तीन चीजें आपको मिलेंगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे, आपने कभी मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े होंगे, एनपीके, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके, पोटेशियम। उसके बाद सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और ये छोड़ के जो भी चीजें रहेंगी दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर वो कॉपर भी हो सकता है, मॉलिब्डेनम भी हो सकता है, ओके, डिफरेंट चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये सभी जो न्यूट्रिएंट है अवेलेबल रिक्वायर्ड वो अवेलेबल होंगे हमारे न्यूट्रिशियस सॉल्यूशन में। ओके, राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, यस, और उसके बाद एक्चुअली सबस्ट्रेट मींस एक्चुअली जिस चीज से एक्चुअली फिजिकल सपोर्ट देना है, तो वो क्या क्या यूज किया सकता है, तो स्टोन्स यूज किए जा सकते हैं, छोटे स्टोन जो होते हैं, कोकोनट जो होता है, तो कोकोनट का जो कॉयर है, ओके, जो वेस्ट होता है एक्चुअली वो भी यूज किया जा सकता है, राइस हस्क आप यूज कर सकते हो, परलाइट यूज कर सकते हो, वर्मिक्यूलाइट यूज कर सकते हो, प्यूमिस जो होता है वो भी यूज किया जा सकता है, सैंड तो मैंने बोला है, ग्रेवल भी पहले बोला है, इवन आपका शिप पूल है, रॉक पूल है, ब्रिक शार्ड्स है। ओके, इसमें आपको एक्चुअली वहां से ग्रो करना है सैपलिंग को, या फिर एक्चुअली किस चीज को, एक्चुअली क्रॉप को ग्रो करना है, ऐसा बोला गया है एक्चुअली। तो इस तरीके से डिफरेंट सबस्ट्रेट होते हैं, दो कंपोनेंट है, न्यूट्रिशियस रिच वाटर और दूसरा सबस्ट्रेट या फिर फिजिकल सपोर्ट। ओके, तो इस तरीके से दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। ओके, एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए। ओके, ऐसा बोला गया है कि सॉइललेस एग्रीकल्चर से इसका वाटर कंजम्पशन काफी कम रहेगा। तो एक स्टडी क्या बताता है कि आपको 1 kg ऑफ टोमेटोज अगर ग्रो करना है, ओके, 1 kg ऑफ टोमेटो आपको ग्रो करना है, तो ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा वो 400 लीटर ऑफ वाटर यूज करता है। वही हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा, ओके, 70 लीटर्स रहेगा। और एरोपोनिक्स में तो 20 लीटर ही एक्चुअली टॉपिक हमारा, मुझे पता है हाइड्रोपोनिक्स है अभी। ओके, यस, बट दोनों चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। एरोपोनिक्स में 20 लीटर ही यूज होगा। ओके, एरोपोनिक्स में काफी कम यूज होगा, और जो हमारा हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स है इसमें वाटर काफी रिसर्कुलेट भी होता है, इसकी वजह से काफी वाटर सेविंग होता है, तो वो ऑप्टिमम वाटर कंजम्पशन रहेगा। ओके, तो इसमें हम वाटर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। ओके, यस, इसलिए ये वाटर कंजम्पशन इसमें काफी ऑप्टिमम रहेगा और ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। और बाकी एडवांटेज इस तरीके से इसके एक्चुअली, ओके, स्पेस जो है, ओके, तो अर्बन स्पेसेस भी काफी कम हो रहे हैं, लैंड भी काफी कम अवेलेबल है। ऐसे केस में आप बालकनी, स्मॉल गार्डन या रूफटॉप पे भी एक्चुअली इस सॉइलेस एग्रीकल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स को आप यूज कर सकते हो। ओके, हाइड्रोपोनिक्स के लिए ये स्पेसेस आप यूज कर सकते हो। यस, उसके बाद पेस्टिसाइड्स बहुत ही कम यूज किया जाता है। थर्ड एडवांटेज देखो कि हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्ट आर हेल्दियर, क्यों, क्योंकि पेस्टिसाइड यहाँ पे कम यूज हो रहे हैं। ओके, ओके, और पेस्ट और डिसीजेस जो है एक्चुअली, ओके, वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, वो एकदम से ही एक्चुअली गायब हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स आर रेयरली यूज्ड इन हाइड्रोपोनिक्स। पेस्ट एंड डिसीजेस दैट अफेक्ट क्रॉप कम फ्रॉम देयर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल आर आल्सो एब्सेंट। तो इस तरीके से पेस्ट और डिसीजेस के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स के प्रोडक्ट हेल्दियर रहेंगे, आपके लिए भी हेल्दियर रहेगा ये। ओके, उसके बाद में हमने बोला था कि सॉइल और उसके बाद उसका टिलिंग, उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। ओके, यस, बट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम रहेगा। ओके, यस, और कुछ CO2 हम एक्चुअली डायरेक्टली उनको दे सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। ओके, तो उसकी वजह से एक्चुअली उसका प्लांट फर्टिलिटी भी अच्छा रहेगा और ग्रोथ भी काफी अच्छी तरीके से रहेगा। ओके, यस, उसके बाद है ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट अपटेक। तो जितना न्यूट्रिएंट अपटेक चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, वाटर की वजह से, सॉइल की वजह से। ओके, राइट, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, ओके, विदाउट लॉसेस
वो एक्चुअली प्लांट को दे सकते हैं, क्रॉप्स को दे सकते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट अपटेक प्रॉपर रहेगा, ओके, और ग्रोथ भी प्रॉपर होगा। यस, इस ये काफी एक्चुअली लेबर मतलब लेस लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है आपका हाइड्रोपोनिक्स, ओके, और इंजॉयबल भी हो सकता है, ये पास टाइम भी हो सकता है, ऐसा बोला है, रिक्रिएशनल भी हो सकता है, ऐसा लोगों का बोलना है। लेकिन हमारे लिए एनवायरमेंटल जो पहले 5 बेनिफिट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद इसका यील्ड भी हाइयर रहेगा, ऐसा बोला गया है, ओके, राइट, स्टडीज यही बताती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोपोनिक्स के कुछ एडवांटेज हमने देखे। यस, ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन चैलेंजेस क्या है ध्यान में रखना है आपको हाइड्रोपोनिक के केस में, तो ये मोस्टली एनवायरमेंटली कम है चैलेंजेस, बाकी लेवल पे ज़्यादा चैलेंजेस है इसमें। तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर्स लगेंगे, ओके, और लिटमस पेपर लगेगा, सेंसर लगेंगे, आपको हर बार वाटर का और बाकी चीज़ों का क्वालिटी चेक करते रहना है, ओके। इसलिए इसका हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहेगा, शुरुआत में आपको ज़्यादा खर्चा करना है, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओके। उसके बाद मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है, ओके। इसमें कभी पाइप जो है हमने देखे सबस्ट्रेट के फॉर्म में वो क्लॉग हो सकते हैं, लीक हो सकता है कभी एक्चुअली ये पाइप, ओके। यस, और अलगी का भी इसमें ग्रोथ बना रहता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है हमेशा एक्चुअली, ओके। तो इसका भी क्लीनिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस भी एक्चुअली एक हाई होता है थोड़ा बहुत, ओके। और पर्टिकुलर टेम्परेचर ही आपको मेंटेन करना है, वहां पे टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब हुआ तो एक्चुअली ये ओवरऑल प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। एक्सपर्टीज भी लगेंगे, ओके, और आपको इसका इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा, ओके, राइट। तो इकोनॉमिक्स में ही बाकी चीजें आती है। तो इस तरीके से इसके कुछ चैलेंजेस भी है। तो एनवायरमेंटल लेवल पे कम चैलेंजेस है, ओके, बट ये मोस्टली इकोनॉमिकल लेवल के चैलेंज हो सकते हैं, ओके, राइट, इकोनॉमी के चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट। यस, उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एरोपोनिक्स, ओके। तो एरोपोनिक्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि रूट्स जो है इसके, ओके, जो रूट्स है वो एयर में है, अभी न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन में नहीं है, एयर में रहेंगे एक्चुअली, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है न्यूट्रिएंट उस रूट्स के अराउंड न्यूट्रिएंट आपको स्प्रे करना है, ओके। यस, एरोपोनिक्स इस तरीके से दिखाई देगा आपको। यस, ये प्लांट है, क्रॉप है आपका, इसे सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे एक्चुअली, और रूट ऐसे ऐसे लटकते रहते हैं एक्चुअली, यहाँ पे आपको रूट्स दिखाई देंगे, ओके, ये रूट्स है, ओके। और यहाँ पे एक स्प्रेयर रहेगा, नोजल दिया है मिस्ट, और वो कंटिन्यू एक्चुअली ऐसे इस फॉर्म में वहां पे स्प्रे करते रहता है, ओके। और एक वाटर पंप भी रहेगा, वहां से एक्चुअली चीजें ऊपर आती रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा मैटर है एरोपोनिक्स का। तो एरोपोनिक्स भी काफी पॉपुलर हो सकता है फ्यूचर में, अभी आपको मोस्टली हाइड्रोपोनिक्स दिखाई दे रहा होगा, ओके। यस, जो भी न्यूज में आप देखते हो प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे, ओके। तो एरोपोनिक्स में क्या होता है कि प्लांट को ग्रो करना है, ओके, एयर और मिस्ट में, ओके, मिस्ट, ओके। और यहाँ पे सॉइल का यूज नहीं करना है, हमने पहले ही देखा था सॉइललेस एग्रीकल्चर, ओके। तो जो डैंगलिंग लटकते हुए रूट्स है एक्चुअली, या फिर स्टेम है उसका, प्लांट का, ओके, वहां पे आपको एकदम छोटे फॉर्म में या फिर एटोमाइज फॉर्म में और या स्प्रेड जो है न्यूट्रिएंट स्प्रे करना है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन जो है आपको स्प्रे करना है। तो इस तरीके से एक्चुअली आपको ये एरोपोनिक्स फॉलो करना है, ओके। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स भी है कि एयर एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, ओके। बेनिफिट्स देखते हैं हम यहाँ पे अभी एरोपोनिक्स के, एरोपोनिक्स क्या है हमें समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, ओके, एयर एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा रूट्स को, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आपने देखा होगा उसमें जो रूट्स होते हैं उसका एक्सपोजर कम रहता है ऑक्सीजन के लिए, वो एक्चुअली सबमर्ज होते हैं हमेशा, ओके, ये हमने देखा था। यस, बेनिफिट्स ऑफ एयर, CO2 भी आप ज्यादा दे सकते हो। एक आपको बात समझनी है सबसे पहले, एक कि जो हमारा एयर है उसमें CO2 का परसेंटेज बहुत कम है, दैट इज 0.03%, लिमिटिंग फैक्टर है एक्चुअली। ये ज्यादा चाहिए एयर में, अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, प्लांट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो आप ज्यादा CO2 दे सकते हो, ऐसा एनवायरमेंट है एरोपोनिक्स में, ओके। तो प्लांट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक्चुअली, ओके। डिसीज फ्री कल्टीवेशन, क्योंकि सॉइल नहीं है, हमने पहले भी देखा है, ओके। और ऐसा बोला गया है कि एरोपोनिक्स का जो एप्लीकेशन है आपको ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, स्पेस में मिलेगा, स्पेस में ये काफी सुटेबल है, प्रैक्टिकल है, सुटेबल है एक्चुअली, ओके, और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लोगों को, तो स्पेस में इसका यूज किया जा सकता है एरोपोनिक्स का, ऐसा बोला गया है, ओके, राइट। ये हमने पहले डिस्कस किया था एरोपोनिक्स का आइडिया क्या है, ओके। अभी हम देखते हैं एक्वापोनिक्स। तो हाइड्रो और एक्वा तो एक ही होता है आपको पता है, लेकिन एक्वापोनिक्स क्या होता है कि एक्वाकल्चर जो है, एक्वाकल्चर, उसमें आपको एक्चुअली क्या करना है, ओके, कि
एक्वाकल्चर में जनरली क्या करते हैं कि भाई कुछ चीजें जो ट्रेडिशनल जो एक्वेटिक एनिमल है वो ग्रो किया जाता है एक्वाकल्चर में, लेकिन उसमें ही आपको क्या करना है, एक्वेटिक एनिमल के साथ अभी क्रॉप्स भी ग्रो करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स दो चीजें आपके पास यहाँ पे है अभी करंटली। ओके, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ क्या ग्रो हो रहा है, क्रॉप ग्रो हो रहा है, क्रॉप्स। ओके, वेयर एज एक्वापॉनिक्स में क्या हो रहा है, क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं। ओके, और साथ में क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स भी है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सिस्टम समझना है यहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली इसका सिस्टम, लेकिन क्या होगा कि आपको इस वाटर के बेसिस पे, जो वाटर में एक्चुअली एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल भी आपको ग्रो करना है, फिशेस हो सकते हैं, प्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, यस, ये जो वाटर है, ये वाटर किसको दिया जाएगा, एक्चुअली प्लांट्स को दिया जाएगा, और यही रिसाइकल होके ये कहाँ पे आएगा, फिर से एक्चुअली किसके लिए आएगा, फिशेस के लिए आएगा। तो इस तरीके से ये रिसर्कुलेट होते रहता है। ओके, और इससे दोनों का भी बेनिफिट होता है, प्लांट का भी बेनिफिट होगा, जो एक्वेटिक एनिमल है उनका भी बेनिफिट होगा, ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम है, इसे कहा जाता है एक्वापोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स से डिफरेंट होता है, ये हमें समझना था। ओके, तो एक्वापोनिक्स में एक्वाकल्चर और साथ में एक्चुअली जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है उसे कंबाइन किया गया है। ओके, इन एक्वापोनिक सिस्टम वाटर फ्रॉम एक्वाकल्चर सिस्टम इज फेड टू हाइड्रोपोनिक सिस्टम वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर ब्रोकन डाउन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो अब ये कॉम्प्लेक्स चीज आ गई। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे कि वाटर फ्रॉम एक्वाकल्चर कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोपोनिक के लिए जा रहा है, बोला हाइड्रोपोनिक आ गया। ओके, लेकिन यहाँ पे कंबाइन चीजें ग्रो हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुश्किल क्या है यहाँ पे कि एक्वाकल्चर सिस्टम से वाटर कहां पे जा रहा है, प्लांट के लिए जा रहा है। ओके, यस, बट यहाँ पे कुछ एक्चुअली बैक्टीरियाज आ सकते हैं। ओके, यस, तो या फिर वेस्ट आ सकता है, तो ये वेस्ट जो है डीन नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और इससे फिर एक्चुअली कौन यूज करेगा, एक्चुअली प्लांट यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट। मैंने बोला कि ये दोनों को बेनिफिशियल होता है। ओके, और वाटर ये बाद में रिसर्कुलेट होगा एक्चुअली एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए। आपको ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कोई अगर बीट इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ये है कि आपको क्या समझना है कि वाटर कहां से कहां जा रहा है एक्चुअली, वाटर, एक जस्ट सेकंड, वाटर कहां से कहां जा रहा है एक्चुअली, यहां से यहां पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी वाटर है उसमें कुछ एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है जो कहां से आया है, एक्चुअली एक्वेटिक एनिमल से आया है। तो उसे कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, जो कौन अपटेक करेगा उसका, एक्चुअली क्रॉप्स अपटेक कर लेंगे, और बाद में यही वाटर फिर से क्या होगा, यहाँ पे रिसर्कुलेट हो जाएगा, प्योर वाटर। राइट, ओके, तो इस तरीके से इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन मींस एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, एक्चुअली सिस्टम मेंटेन रहेगा एक्वापोनिक्स में। ओके, राइट, इसके काफी बेनिफिट्स एक्चुअली अगर आप देखोगे तो। ओके, यस, तो एक्वापोनिक्स में क्या होता है, ओके, यस, कि आपको ये चीज समझ में आएंगी कि फिश और वेजिटेबल आप एट ए टाइम ग्रो कर सकते हो। यस, और वाटर रिसर्कुलेट हो रहा है तो वाटर भी बचेगा एक्चुअली। ओके, राइट, यस, यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं, फिश के वेस्ट से आ रहे हैं, फिश का जो वेस्ट है वही एक्चुअली न्यूट्रिएंट बन के एक्चुअली किसको मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। हमने देखा था कि कैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, क्रॉप्स को प्रोवाइड कर देते हैं। यस, इवन ये वाटर कम कंजम्पशन होता है क्योंकि रिसर्कुलेशन होता है, हमने ये पॉइंट देखा है, राइट। यस, तो रेगुलर इसमें एक्चुअली पेस्टिसाइड यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पेस्टिसाइड आप यूज नहीं कर सकते, तो पेस्टिसाइड यूज नहीं रहेगा तो ये कम टॉक्सिक हो जाएगा एक्चुअली, तो ये भी एक बेनिफिट है। उसके बाद इसके जो यील्ड रहेगा इसका एक्चुअली वो हाइयर यील्ड रहेगा, उसके बाद वो हेल्दियर भी रहेगा। ओके, ऑर्गेनिक रहेगा। ओके, सॉइल बॉर्न डिसीजेस नहीं रहेंगे क्योंकि सॉइल का यूज नहीं हो रहा है, पैथोजेंस नहीं रहेंगे एक्चुअली। ओके, स्मॉल स्पेसेस को भी आप यूज कर सकते हो, इसका हार्वेस्ट ज्यादा रहेगा एक्चुअली। ओके, यस, और ये काफी फास्ट ग्रो करते हैं एक्चुअली एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ट्रेडिशनल तरीके से जो ग्रो किया जाता है। ओके, और न्यूट्रिशियस भी रहेंगे एक्चुअली क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कहाँ से, तो फिश वेस्ट से। ओके, तो इस तरीके से आपका एक ये एक्वापोनिक्स का आइडिया हो सकता है। ओके, और जो भी जिससे एक्चुअली हैवी न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है वेजिटेबल्स क्रॉप्स को,
तो आप वो ग्रो कर सकते हो एक्वापोनिक्स में। जैसे लेट्यूस हो गया, ओके, वाटर क्रेस है, एर्गुला है, डेकोरेटिव फ्लावर्स है, मिंट है, हर्ब्स है, ओक्रास है, स्प्रिंग ओनियन है, लीक है, रेडिशेस है, स्पिनाचेस है, ओके, स्पिनाच, ओके, यस। तो इस तरीके से जो चीजें हैं जहां पे ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए वो काफी सुटेबल है एक्चुअली आपके एक्वापोनिक्स के लिए, राइट, ओके। और अगर जो दूसरे चीजें हैं जिसके लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से सिस्टम एक्चुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन आप वो भी कर सकते हो, सच एज कैबेजेस है, ओके, टोमेटोज है, कुकुम्बर्स है, बीन्स है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, ओके। तो इसके लिए आपको अलग से एडवांस एक्वापोनिक सिस्टम लगेगा, ऐसा उनका बोलना है, राइट, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा सॉइललेस एग्रीकल्चर का टॉपिक था। तो सॉइललेस एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि समझना है एक्चुअली कि ये कैसे सिस्टम है, 3 सिस्टम, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ओके। हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्चुअली और कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड और कुछ टॉपिक रहेंगे वो कवर करेंगे। थैंक यू।